हिट। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक साथ आप सब कैसे हैं। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। अंकित कुमार, राशिद, विभा, भानु प्रताप, गणेश, नीतीश, बबली, आपका मुलायम सिंह, सचिन कुमार, सौवेश कुमार, दीक्षा, अंकुल सिंह, बहुत बढ़िया बच्चे, स्वागत है सभी लोगों का। तो ठीक है, और विलोम शब्द की हम क्लास थी आपकी, हमने 3 क्लास की हैं, ठीक है। और काफ़ी मतलब ऐसे शब्द हम ले चुके हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। और अगर कुछ बचता है, मान के चलो कहीं बचता है, तो प्रैक्टिस सेशन हम लोगों का चल रहा है, हम लोग शामिल करते रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है वर्तनी शब्दों की। वर्तनी अपने आप में एक अध्याय है, और वर्तनी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ आपका होगा। एक तो वर्तनी से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, या पूछ लेता है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वर्तनी का इस्तेमाल कहाँ होता है भैया, एक क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने वाक्य शुद्धि को पढ़ा होगा, तो वाक्य शुद्धि में भी क्या होता है, कई बार पूरे वाक्य को गलत ना दे करके कुछ जो शब्द होते हैं उनको गलत दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं वाक्य शुद्धि करना। तो वहां भी वर्तनी का प्रयोग होता है। तो ये वर्तनी का प्रयोग में हम कैसे पारंगत होंगे, तो इसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता होगी भैया। एक तो आपके ध्यान, ठीक है, दूसरा आपका रिवीजन, तीसरा मेरा ज्ञान। तो मेरा ज्ञान क्या कहता है, मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो शायद आप पहली बार सीख रहे हो। चलो जैसे आ जाते हैं, हम शुरू करेंगे भैया सबसे पहले आपका नियम नंबर 1 से। नियम वैसे कोई है नहीं, नियम नंबर 1 से खुद ही नियम बता रहा हूं मैं। पहला नियम चलता है हमारा, ठीक है, पहला नियम चलता है हमारा उत्क्षिप्त। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन आप सभी लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन जिनको हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। आपसे कभी द्विगुण पूछा जाए तो घबराना नहीं है, द्विगुण व्यंजन बोले, या इन्हीं को हम कहते हैं ताड़न जात। बहुत ध्यान की आवश्यकता है, और इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन बेसिक बेसिक सी चीजें थी जो हम मिस करते आ रहे थे, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कहेंगे कि जी डे और ढे होते हैं। पहली हमारी गलती क्या है, पहली हमारी गलती पर ध्यान देंगे कि हमने इसको डे और ढे बोला। कभी भी इसको आप डे और ढे नहीं बोलेंगे आज के बाद में। ये अडे है, ये अढ़े है। अडे और अढ़े, बिंदी नीचे लगी होती है, इसको हम उत्क्षिप्त कहते हैं, ठीक है। अडे और अढ़े, भैया डे और ढे तो ये हो गए ना आपके, डे और ढे तो ये हो गए, तो इनको कभी डे ढे नहीं, क्या बोलना, इसको ऐसे बोलना, आर एच होता है, आर एच डिक्शनरी में। अड़े बोलते, अड़े, अड़े की आवाज आ रही है, ये किसकी आवाज देता है, अढ़े की आवाज देता है, ठीक है। अड़े और अढ़े। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, इनका क्या नियम है। तो मैं इनकी शुरुआत करूंगा आपको एक क्वेश्चन दे करके। मुझे 2 ऑप्शन दे रहा हूं, क्वेश्चन भी नहीं, 2 ऑप्शन है, मुझे बताना कौन सा शब्द सही है, और कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर आना चाहिए। डलिया शब्द सही है या डलिया शब्द सही है? फिर से देता हूं मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो यहां मैं आपसे पूछता हूं ढक्कन शब्द सही है या ढक्कन शब्द सही है? तो इतना तो आप पढ़ चुके हैं, यहां तक आप जान चुके हो कि भैया उत्क्षिप्त कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं होते। क्या बोलोगे भैया? इतनी बात तो आप वर्णमाला में जान चुके। जाना क्या नहीं है वो पढ़ते हैं। डलिया गलत है, ढक्कन गलत है, क्यों? क्योंकि शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं आता है, कभी नहीं आता, इसीलिए डलिया शुद्ध होता है, इसीलिए ढक्कन शुद्ध होता है। कॉमन सी बात है। बी बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बी आंसर नहीं देना चाहिए था आपको, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मैं ये चीज, क्योंकि मैं ये जानता हूं आप लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं, तब भी आप भी आंसर दे रहे हैं इतने सारे बच्चे। उत्क्षिप्त से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। पहला पॉइंट क्या है?
उत्क्षिप्त से कभी शब्द शुरू नहीं होता। अभी 10 मिनट बाद आप बिंदी कहां लगनी है कहां नहीं लगनी है चुटकियों में कर दोगे, चुटकियों। उत्क्षिप्त से कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती, नेवर, हो ही नहीं सकती। अगर कहीं हुई है तो वो गलत शब्द लिखा हुआ है, वो प्रिंटिंग एरर है, वो ज्ञान की कमी है। ठीक है, कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती, पहला पॉइंट मेरा है। चलो भाई, दूसरा पॉइंट क्या है? तो भैया हमने सीखा कि डे और ढे सिंपल तो आ सकते हैं, साधारण डे और ढे तो शुरुआत में आ सकते हैं। आप कहेंगे जी हां, यस, बिल्कुल आ सकते हैं। अब अगली बात पर आते हैं कि ये डे और ढे क्या शुरुआत में ही आएंगे? डे और ढे भैया जी आप कह रहे हैं शुरुआत में साधारण आते हैं, शुरुआत में कौन से आएंगे भाई? उत्क्षिप्त तो शुरुआत में आ नहीं सकते, नेवर, तो साधारण आएंगे, सीधी सी बात है। तो ये साधारण और कहां कहां आते हैं? तो लिखना साधारण डे और ढे, साधारण डे, सिंपल डे है, साधारण डे और ढे के प्रयोग की स्थिति, कहां प्रयोग इसको आपको करना है, क्या स्थिति है प्रयोग की, देखना ध्यान से। एक तो भैया नंबर एक स्थिति होगी आपकी, अंग्रेजी शब्द है कोई, क्या है? कोई अंग्रेजी शब्द है, और अंग्रेजी शब्द से मेरा मतलब है, जैसे अंग्रेजी शब्द होता है रोड, भाई रोड को हिंदी में ऐसा थोड़ी लिखोगे वाक्य में, नहीं, कभी नहीं लिख सकते। बोर्ड है जैसे अंग्रेजी का शब्द बोर्ड, तो इसको आप वाक्य में क्या ऐसे लिखोगे? हिंदी के वाक्य में इंग्लिश का प्रयोग करोगे? नहीं कर सकते जी। किसका प्रयोग करेंगे हम हमेशा? हम लिखते हैं रोड और हम लिखते हैं बोर्ड। मेरे पास कई बच्चों ने, जब मैंने इसको यूपीएसआई में पढ़ाया, तो फोटो भेजे खींच करके कि सर जी देखो यहां ये बोर्ड लगा हुआ है और यहां लिखा हुआ है रोहतक रोड, और इसमें तो रोड में बिंदी लग रही है जी। ऐसे भेजा बच्चे ने फोटो, कह रहा जी आप तो मना कर रहे थे, फोटो में लग रहा है। तो भैया वो फोटो गलत है, फोटो वो गलत है। चलो यहां देखेंगे आगे, तो ध्यान से देखना बच्चा, क्या बात है। मैंने बोला अंग्रेजी का शब्द है तो साधारण डे और ढे आएंगे, अंग्रेजी की समस्या खत्म। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति भैया जी क्या है? देखो ध्यान से, पहले मैंने क्या बोला? साधारण डे और ढे, अंग्रेजी कोई भी शब्द, कोई भी, अब आप अपने ऊपर जोड़ दो, अंग्रेजी के शब्द सोचो जिनमें डे आए, यानी डी की स्पेलिंग आती हो जिसमें, सोचो ऐसे शब्द आप लोग, इसको बोलते हैं ज्ञान वृद्धि। सोचो ऐसे शब्द, अंग्रेजी के ऐसे नाम, जैसे मैंने बोल दूं कार्ड, तो कार्ड अगर मैं लिख रहा हूं और मैं अगर बिंदी लगा दूंगा तो मैं मूर्ख हूं। क्यों मूर्ख हूं? क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि अंग्रेजी शब्द में कभी भी बिंदी नहीं आएगी, उत्क्षिप्त आ ही नहीं सकता। ऐसे ही शब्द आप सोचे जिनमें डी आता हो, डे आता हो। बी स्थिति क्या कहती है? बी कहती है कोई द्वित्व शब्द है, द्वित्व व्यंजन अगर आ जाए ऐसे बोल सकते हैं, या द्वित्व शब्द ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, व्यंजन ही लेना ज्यादा शुद्ध होगा वैसे। द्वित्व व्यंजन का क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया। तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है भैया? जब ये डे और ढे दो बार आते हैं, जब ये डे और ढे दो बार आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक शब्द होता है उड्डयन, उड्डयन, जैसे कि एक शब्द होता है टिड्डी, दो बार आया, डे नहीं आया। तो जब दो बार आ जाए ये भैया, तो दो बार, प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, दो बार आए तो कभी बिंदी मत लगाना, नेवर, साधारण डे ढे के नियम सिखा रहा हूं। और जब दो आए तो पहले वाले को हलंत से दर्शाते हैं, क्या लगा देते हैं? हलंत से। द्वित्व में डे और ढे आए तो पहले वाले को हलंत से दर्शाएंगे। बहुत गहरी बात है। सी क्या है? तीसरी स्थिति क्या है? उपसर्ग आ जाए कोई,
उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग, बच्चे मैं एक शब्द लिख रहा हूं नीडर, इसमें उपसर्ग बताना सभी कमेंट सेक्शन में। नीडर में उपसर्ग कौन सा है, इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। तो आप लोग कहेंगे कि भैया जी इसमें नी उपसर्ग है, और नी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगर कहीं उपसर्ग जुड़ा हुआ है और डे है तो बिंदी मत लगाना, बिंदी मत लगाना। डी, चौथी स्थिति क्या है, चौथी स्थिति है अनुस्वार की स्थिति। चौथा नियम है अनुस्वार का नियम, ठीक है, अनुस्वार का नियम। कैसा अनुस्वार जी, इसको थोड़ा समझना होगा, थोड़ा गहरे तरीके से इसको समझना होगा। और वो गहरा तरीका सुनने में ही लगता है, जब मैं सिखा दूंगा तो आसान हो जाएगा। जैसे एक शब्द है दंड, आप सभी जानते हैं ये अनुस्वार है जी। ठंड पड़ रही है जी, ठंड, ये अनुस्वार है जी। एक शब्द है आडंबर, ये मेरे चुनिंदा शब्द हैं, ये वो जादुई शब्द हैं जो सब कुछ सिखा देते हैं। दंड, ठंड, आडंबर। चलो भाई बच्चे सीखो पहले, अभी तो ये खत्म ही नहीं हुआ। आप लोग अभी कढ़ाई पूछ रहे हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कढ़ाई लिखोगे, आप खुद ही लिखोगे कढ़ाई कैसे लिखा जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो, हल्का सा, ऐसे बोलते हैं रंच मात्र, तो रंच मात्र धैर्य की आवश्यकता है। क्या बोला मैंने, दंड, ठंड और आडंबर। तो आप देखो इसको, बोलो जरा, बोल के देखो इसको धीरे धीरे, दंड। तो ये ने की आवाज आ रही है किससे पहले, डे से पहले। दंड, ठंड, 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 ने की आवाज किससे पहले आ रही है, डे से पहले। तो ये तो पहले है अनुस्वार। ये अनुस्वार डे से क्या है, इन दोनों में डे से पहले है भैया, नहीं है। आप कहोगे हां जी पहले है। अब इस आडंबर को बोलना जरा, आडंबर, आडंबर, डे के बाद में आवाज आ रही है। ये जो अनुस्वार बोलो डे से पहले आवाज दे रहा है, क्या ये ऐसा है, बोलो इसको, पहले आवाज नहीं देता, बाद में देता। बोलो डंबर, डंबर, डे के बाद में आवाज दे रहा है? तो ये क्या दे रहा है, बाद में। तो भैया कभी भी अनुस्वार आ जाए, अब सुन लो, अनुस्वार कहां आ जाए, डे और ढे से पहले, तुरंत पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं है शब्द में कहीं भी ढूंढने लगो, नहीं, डे से तुरंत पहले होना चाहिए, या डे के तुरंत बाद, सिर्फ तुरंत पहले या तुरंत बाद। तो डे और ढे से तुरंत पहले या बाद में, तुरंत पहले या बाद में। अनुस्वार आए तो, अनुस्वार आए तो क्या लगाएंगे, साधारण डे और ढे। अब थोड़ी तीव्रता पर आ जाओ, आराम से तो सीख लिया जी। भैया क्या मैंने आपसे बोला, अगर अंग्रेजी का शब्द है तो साधारण डेड है। क्या बोलेंगे, साधारण डेड है कहां लगता है, अंग्रेजी का शब्द है, और शब्द की शुरुआत में। ई क्या हो गया, पांचवा नियम है शब्द के शुरू में। छठा कोई नियम नहीं है बच्चे, एक दो बार बोलो लगातार मेरे साथ। क्या बोला, साधारण डेड है कहां लगता है, अंग्रेजी शब्द में साधारण डेड है आएगा। द्वित्व दो बार आ गया तो साधारण डेड है आएगा। उपसर्ग अगर आ गया तो साधारण डे आएगा। अनुस्वार उसी डे और ढे से तुरंत पहले या तुरंत बाद में, एग्जाम्पल लिख लेना वहां, दंड, ठंड, आडंबर आए तो साधारण डे और ढे। शब्द के शुरू में साधारण डे और ढे, जैसे ढक्कन में बताया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भैया, बोलो एक बार। अब आएंगे कुछ शब्दों पर। अब बात हुई जी भैया जी आपने 5 नियम तो बता दिए और बाकी शब्द तो बहुत सारे रह गए। अब बच्चे तुम ये जब कभी शब्द आए तो ये 5 स्थितियां देख लेना, बाकी आपके सामने। एक शब्द ले लिया मैंने, विडंबना। एक बच्चे का कमेंट आ रहा था विडंबना, एक बच्चे का कमेंट आ रहा था कढ़ाई में क्या होगा। अब खुद लगाओ ना, है
कितने बच्चे, लाखों करोड़ों शब्द भी आ जाएंगे तब भी आप नहीं अटकोगे। देखो ध्यान से भैया, ये विडंबना क्या अंग्रेजी का शब्द है? नहीं जी। क्या इसमें दो बार डेढ़ आया है? नहीं जी। क्या इसमें कोई उपसर्ग है विडंबना में? नहीं जी। इसमें कोई अनुस्वार है? नहीं जी। इसके शब्द के शुरू में क्या डे था? नहीं जी। पांचों स्थितियां खत्म, तो यानी कि साधारण डे तो नहीं हो सकता, तो भैया बिंदी धर दी, बिंदी धर दी। इससे आसान नियम कोई नहीं हो सकता, कहीं पूरी हिंदी भाषा में नहीं हो सकता। किताब छान लेना है, ठीक है, गूगल ढूंढो, नहीं मिलेगा। ये गहरा ज्ञान कहां मिलेगा? चंद पुस्तकों में, चंद पुस्तकों में जो बच्चों की पहुंच से बहुत दूर, बच्चों की पहुंच से बहुत दूर है। चलो भाई, कढ़ाई, कढ़ाई की बात करते हैं। कढ़ाई क्या अंग्रेजी का शब्द है? नहीं जी। क्या इसमें दो बार ढेढ़े हैं? नहीं जी। क्या इसमें कोई उपसर्ग है? नहीं जी। क्या इसमें कोई उपसर्ग अनुस्वार है? नहीं। क्या डे और ढे शुरुआत में है? नहीं जी। तब बिंदी लगाओ ना। इन पांच स्थितियों में बिंदी नहीं लगेगी, उत्क्षिप्त नहीं आएगा, बाकी सब में आएगा। अब मुझे बताओ, यस और नो में बताना, सड़क में बिंदी लगाऊं या ना? अगर इसका जवाब जिसने दे दिया तो वो मेरी बात समझ चुका है। सड़क में बिंदी लगाऊं या ना? बोलो भैया। चौथा, डमरू शब्द में बिंदी लगाऊं या ना लगाऊं? पांचवा शब्द, जो आपका मन हो वो शब्द ले लो, जो आपका मन हो वो शब्द ले लो। डे पर अनुस्वार नहीं है बच्चे, वो डे के बाद में है। आडंबर डे के बाद में, डे के ऊपर नहीं है, डे के बाद में। तो पहले और बाद में लगता है, डे के ऊपर तो लगता ही नहीं है, हिंदी में लगता ही नहीं है ना? कोई भी शब्द ले लो। बीड़ी कह रहा है एक बच्चा, बीड़ी, ये ले लो बीड़ी है। अरे तंबाकू के किंग है भाई, बीड़ी के मुंह से उदाहरण भी कैसा दिया, बीड़ी। अबे पगलू। चलो भाई, सड़क में बिंदी आपने सबका आ रहा यस, बस इक्का दुक्का मूर्ख बैठा हुआ जो नो कहता है, बाकी तो 99% समझ चुके हैं बात को कि यस आएगा। 1% है मूर्ख बच्चा, कल को हो जाएगा कलमंद, कोई दिक्कत नहीं। तो यस बिंदी लगा दो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी का शब्द नहीं है सड़क, ना इसमें दो बार डे है, ना इसमें कोई उपसर्ग है, ना इसमें कोई अनुस्वार है, ना शब्द के शुरू में है। डमरू शब्द के शुरू में है, शब्द के शुरू में, तो बिंदी मत लगा दियो, उड़ा दूंगा नहीं तो, बिंदी लगा दी तो। बीडी अंग्रेजी शब्द बीडी, ना जी। दो बार डे है द्वित्व, ना जी, बिल्कुल ना जी। उपसर्ग है क्या? अब इसमें बी उपसर्ग बोल दू बीडी में? नहीं, गलत बात हो जाएगी। अनुस्वार है कोई? नहीं जी। शब्द के शुरू में है क्या? शब्द के शुरू में है क्या? बोलो। डे? नहीं जी। टेप दो भैया, बोलो अब, बोल दो। आया मजा? नहीं आया? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, हाँ जी पहली बार सीखा। और मजा वास्तव में जिसको ना आया हो ना, तो वो छात्र के गुण नहीं रखता। देखो मैं स्पष्टवादी, छात्र के गुण ही नहीं है उसमें। इतनी आसान बात जो ना समझे। अब बात आई यहां, अगर मैं एक चीज देखूं, हमने एक चीज को मिस कर दिया, हलंत। ये हलंत क्या बवाल है जी? पता नहीं, कहीं भी लग जाता है। हमने तो वर्णमाला में सिर्फ इतना सीखा जी, व्यंजन में लगता है। आ जाओ, क्या अर्थ है इसका? दूसरे तरफ चलते हैं भैया। इतनी बात सीख चुके हैं, थम्स अप प्रेस करके बताना, बिंदी में कहीं आप दिक्कत नहीं करेंगे, कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। 5 स्थितियां देखें, 5 स्थिति हैं तो बिंदी नहीं लगेगी। इनके अलावा छठी स्थिति भी कोई मिले तो बिंदी टेप दो, बिंदी लगा दो, वो उत्क्षिप्त की पहचान होगी। ताड़नजात द्विगुण उसी को हम कहते हैं। आगे आते हैं भैया। व्यंजन की संख्या बच्चे आपसे पूछूं अगर मैं, व्यंजन की संख्या तो आप सभी एकदम से मुझे बताओगे 33, है ना? लेकिन देखो, शब्द जो कोई भी अक्षर है वो लिखा कैसे जाता है बच्चे? मैं ऐसे लिखता हूं ना कै को, मैं खे को ऐसे लिखता हूं ना, मैं गे को ऐसे लिखता हूं ना, है ना?
तो ये जो अक्षर लिखने सिखाए हमको किसी ने, उसने अक्षर बोला हमको एक डंडा तो ऊपर खींचो और एक डंडा यहां खींचो, बहुत सारे अक्षरों में। और ऊपर जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम सिरोरेखा, सिर के ऊपर रेखा। हिंदी में आप शब्द लिख करके सभी लाइन का प्रयोग करते होंगे, हिंदी में यह कहलाती है सिरोरेखा। और इसको बोलते हैं हम खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। जैसे चारपाई में समझ लो पाया, ये री खड़ी पाई जी, ये री जी खड़ी पाई और ये री जी खड़ी पाई हैं। इतनी खड़ी पाई है, होती है खड़ी पाई। एक और जादू सीखो, चलो भाई। तो ऊपर वाली लाइन सिरोरेखा और ये जो लाइन यहां है इसको खड़ी पाई कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो व्यंजन 33 हैं। अब मैं लिखवा रहा हूं आपको व्यंजनों को आधा लिखने का नियम। नोट करना बच्चा, व्यंजनों को, लाला और लाली सारे नोट कर लो, व्यंजनों को आधा लिखने का नियम क्या है, कैसे आधा लिखूं। देखो भैया, ये जो 33 व्यंजन है ना, 33 तो जानते होगे नहीं, 25 तो हो गए कैसे लेकर के मैं तक, कै खे गे गे अंगा, चे छे जे जे अइया, टे ठे डे डे अणे, ते थे दे दे ने, पे फे बे बे मैं, 25 तो ये। फिर 4 ये रे ले वे अंतस्थ, और 4 कौन से, शा सा सा है, 33 हो जाते हैं। तो अब बात आई 33 में से 22 कैसे हैं। देखो 22 कैसे हैं, 22 ऐसे हैं डरपोक, पापा जी से डरने वाले हैं 22 इनमें से। ये देखो, ये बोली मैंने क्या, खड़ी पाई, और ये बोली मैंने सिरे रेखा। बोलो कै जो है ये कै नालायक, ये कै नालायक इस खड़ी पाई को पार करके गया नहीं, घर की दहलीज कूद के गया या नहीं गया। ये दहलीज मान ली हमने, हां जी ये तो कूद गया भैया दहलीज को। खे गया क्या दहलीज को पार करके, बोलो खे इस दहलीज से पार गया नहीं जी। गे गया क्या दहलीज से पार, गे नहीं जी गया। क्या कहना चाह रहे हो भैया आप। हम कहना ये चाह रहे हैं भैया, जो 22 है ना ये दहलीज पार नहीं करते। जैसे मान लो खे हो गया, उंगलियों पर गिनते रहना अपना, 22 है। खे हो गया, गे हो गया, घे हो गया, पे हो गया जैसे कि, ठीक है, चे हो गया, ये इस डंडे पे खत्म हो जाते हैं। तो इनको आधा कैसे लिखें, इनको आधा लिख लो। इनकी ये जो खड़ी पाई है, इनकी इस खड़ी पाई को तोड़ दो। तो खे आधा हमेशा ऐसे लिखना बच्चे, और कोई तरीका ही नहीं है। गे आधा ऐसे लिखना है, खड़ी पाई तोड़ दो बस, खड़ी पाई। घे आधा ऐसे लिखा जाता है, पे आधा ऐसे लिखा जाता है, चे आधा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये कितने हैं टोटल, ऐसे गिन लेना भैया अपने व्यंजनों को लिख के, 22 निकलेंगे, उंगलियों पर गिन लेना। 2 इनमें से ऐसे हैं जो मर्यादा पार करते हैं। कै दहलीज पार कर गया, दहलीज कौन कौन से, कै ये गया दहलीज को पार करके। एक है फे, ये कूद गया दहलीज। इनकी इतनी हिम्मत कि दहलीज को पार कर जाएं ये, इनकी टांग काट दो यहां से। जो दहलीज पार कर रहा है उसकी टांग काट लो। कै आधा हिंदी में ऐसा लिखा जाएगा, पूरा नहीं, टांग काट दो, जो टांग बढ़ी है बाहर निकली है, क्या। ये फे कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, समझे। तो 2 होते हैं जो ऐसे लिखे जाते हैं। अब जी ये तो 24 ही हुए, बाकी भी तो बच गए 9। 22 2 24 और 33 होते हैं। तो 9 पता है कौन से हैं भैया, 9 हैं जिनमें खड़ी पाई होती नहीं है। लोटम लोट अक्षर, नीचे से लुढ़कने अक्षर होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा अंगा, क्या होता है भैया, अंगा, कै खे गे घे अंगा। इसमें बेचारे में कहीं खड़ी पाई है ही नहीं, है क्या इसमें, बोलो नहीं है। चे वाले में 6 आ जाता है, 6 में है क्या, टे और ठे, इनमें खड़ी पाई दिख रही है कहीं, है टे ठे, नीचे से डमरू जैसे हैं। उत्क्षिप्त डे होता है जी, उत्क्षिप्त ढे होता है भैया जी। लोटम लोट सा, ये भी दे लोटम लोट है एकदम।
रे हो गया रे, लोटम लोट है नीचे से, है हो गया लोटम लोट। ओहो हो, कितने हैं? 9 हैं। 9 9 ऐसे हैं जो लोटम लोट से हैं, मतलब नीचे से क्या बोलते हैं इनको? घुमावदार आकृति वाले। घुमावदार आकृति का क्या इलाज है? इनको आधा कैसे करूं? इनको आधा करते हैं लिखना, इनको आधा हलंत लगा करके लिखते हैं। आधा मत कर दिए, पता चली यहां डह, ऐसा डह बना दिया। डह ऐसा आधा लिख दोगे क्या? ऐसा आधा डह है, 6 लिख रहे हैं, इतना छोड़ दें क्या? गलत है वो सब जगह जहां भी लिख रहे हैं। तो इनको हलंत लगा करके आधा करते हैं। क्या लगाना है इन पर? लोटने वालों में हलंत लगाकर, जब आधे की जरूरत पड़ेगी, हलंत लगाकर आधा करते हैं। जैसे ऊपर एक शब्द बताया, इसीलिए बताइए मैंने आपको ये कथा, टिड्डी बताया था ना, टिड्डी। टिड्डी में यहां मैंने हलंत लगाया, इसका मतलब ये डे आधा है, व्यंजन भी है और आधा भी है। ठीक है भैया जी, चलो भाई, आधा लिखना आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे भैया। आधे लिखने से आगे बढ़ते हैं। गजब गजब गजब, ऐसे ही तो गजब करते हैं हम, यही तो गजब होता है। अब आगे आ जाओ भैया, समझना ध्यान से क्या मैं आपसे बात अब बताने जा रहा हूं। तीसरी स्थिति की तरफ आते हैं। डे डे पर बिंदी लगानी सीख गए, आधा लिखना सीख गए व्यंजन को, है ना? स्वर आधे नहीं होते, कभी स्वर को आधा लिखने चले जाओ, ए इसको आधा लिखने लग जाओ, कभी ऐसा कर दो, लानत है फिर तुम पर, फिर मैं रोऊंगा बैठ के। ऐसे शिष्य मेरे, इतने कमजोर स्टूडेंट, वो भी हमारे, हो ही नहीं सकते। चलो भाई, तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति है कहीं रे आ जाए। क्या आ जाए? रे आ जाए, श आ जाए। रे हो गया आपका, श हो गया, है ना? और एक और होता है आपका री हो गया, री स्वर। और इनके साथ क्या करता है? कभी कभी ने को लगा देता है। ऐसा काट दो लिख के, रे श और री के साथ ने को प्राथमिकता नहीं दोगे रे। क्यों जी? प्राथमिकता देनी है अणे को। किसको? अणे को प्राथमिकता देनी है। कैसे? जैसे 2 शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं, एक तो कृष्ण और एक कृष्ण। कौन सा सही मानोगे भैया? है कृष्ण सही है। क्या सही है? कृष्ण एकदम सही है भैया जी। श्रवण लिख दिया मैंने, श्रवण। आप कहोगे जी रे आया ना, रे। अरे सीखे, रे तो नहीं सीखे। रे के रूप पदेन रूप होता है जो पैरों में लगता है। ये है, जैसे यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया, किस शब्द में रे के पदेन रूप का इस्तेमाल हुआ है? पेपर देखना 49,568 वाला। तो ये जो है, ये क्या है? पदेन रूप है। तो रे आ गया। और कैसा रे होता है? ये पूरा रे है। आधा रे एक ही होता है जो ऊपर लगता है, टॉट पर, सिर पर लगता है, जो सिरोरेखा के जो ऊपर लिखा जाता है। ऐसा मेरी बातों से दिक्कत मत मानना, कभी मैं टॉट वॉट कह देता हूं ना, तो चलता थोड़ा बहुत देसी, है ना? चलो भाई, श्रवण हो गया। तो श्रवण में अणे लगाएंगे भैया, श्रवण नहीं लिख सकते। आक्रमण शब्द है, जैसे देखना, आक्रमण। तो ये अणे क्यों जी? आक्रमण क्यों नहीं? रे आ गया ना भैया, रे आ गया। ऋण होता है, ऋण कभी मत करना, ऋण, ऋण होता है, ऋण। उष्ण क्यों नहीं होता? उष्ण ही क्यों होता है? श आ गया, श। भूषण शब्द होता है, भूषण। दूषण बताया था विलोम शब्द में जिसका, श आ गया। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया जी, बहुत सही, बहुत सही भाई, बहुत बढ़िया भैया। बोर्ड में भी 737 हो रहे हैं और रियल में भी 737 ही हो रहे हैं। बोर्ड में भी 737 और रियल में भी 737 हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया जी यहां तक? नहीं जी। अब आ जाओ पैनी निगाह। पैनी निगाह किसको कहते हैं? यानी कि शब्दों को ठीक लिखना। मैं आपको बच्चे बताऊंगा तो आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि भैया जी हम पूरा पूरा पालन करेंगे, पूरा पूरा पालन, जो आप कह दो उसका पालन करेंगे। और उसका पालन अगर कर लोगे आंख बंद करके, तो बच्चे सिलेक्शन को तोड़ के डालने की जिम्मेदारी हमारी।
ये है। ओके ओके ओके, चलो भाई, अब आ जाते हैं प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखते रहना जो भी सिखाऊं। चलो भाई, ये शब्द लिखे हुए हैं, मैक्सिमम शब्द सही हैं, 99% शब्द सही हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई गलत लगता है तो ढूंढना है उसको, क्या करना है, उसको ढूंढना है। मैं क्या सिखाने वाला हूं देखना ध्यान से, और ध्यान से ही सीखना भैया। अनेक शब्द कभी भी मिलेगा, कई बार ये वाक्य में मिलता है अनेकों नाम से, अनेकों अनेकों नाम से मिलता है, गलत होता है। शब्द हमेशा क्या सही होगा, अनेक शब्द सही होगा। घनिष्ठ शब्द कैसे मिलता है, पेपर में घनिष्ठ लिख करके देता है, वह उसका घनिष्ठ मित्र है, गलत होगा। घनिष्ठ ये पैनी निगाह वाले हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं होता बच्चे, कोई नियम नहीं। ये पैनी निगाह है, ये रिवीजन वाले हैं। ऐक्य एकदम सही है, एकदम सही है। कई बार हम संधि विच्छेद करते समय, जैसे एक शब्द आता है संधि में मतैक्य, और मतैक्य के ऑप्शन दे करके वो चालू बनता है पेपर वाला। एग्जामिनर एक ऑप्शन तो देता है आपको मत धन ऐक्य, और एक देता है मत धन ऐक्य। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये ठीक है या ये ठीक है, अरे इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये शब्द ही गलत है। ऐक्य होता है, क्या होता है, ऐक्य। इसको क्या बोलता है, निरपराधी बोल देगा कभी, निरपराधी शब्द ही नहीं होता, एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध है। कोई दिक्कत भैया, बहुत बढ़िया। सर जी मेरा नाम ले लो, अरे इतना बड़ा नाम है आपका यार, है ऐसे अच्छे लगता है नाम लेना आपका, ना 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 भैया ना। चमत्कारिक ये सही है या गलत, इसका आंसर करो सभी बच्चे, यस और नो। चमत्कारिक जो लिखा हुआ है ये सही है या गलत है, ठीक है बोलो भाई। तो बच्चे ध्यान देना, इसमें इक, इसमें इक, इसमें इक, इसमें इक, इसमें इक, ये इक वाले क्यों एक साथ हैं। जब किसी शब्द में मैं इक जोड़ूंगा, जैसे मैंने एक शब्द लिया अध्यात्म, क्या ले लिया, अध्यात्म, और इसमें जोड़ा मैंने प्यारे दोस्त इक, है। तो ये इक क्या करता है, जो इक ये एक प्रत्यय है, अभी आप लोगों ने शायद प्रत्यय को नहीं पढ़ा, प्रत्यय जो बाद में जुड़े, प्रत्यय वो होता है जो चेंज लेकर के आएगा, यहां आगे कुछ ना कुछ चेंज जरूर करेगा। तो जोड़ोगे तो ये दीर्घ हो जाएगा हमेशा। क्या चेंज लेके आता है, दीर्घ कर देता है, दीर्घ। तो क्या हो जाता है, आध्यात्मिक थोड़ी होगा। अब मैं ये बोल दूं क्या, देखना, आध्यात्मिक ये बोल दूं, है, ये तो ए का ए ही छोड़ दिया मैंने, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, दीर्घ करो, आध्यात्मिक। ये शुद्ध कैसा शब्द हो गया, शुद्ध एकदम। आध्यात्मिक लिखो, क्या लिखेंगे, आध्यात्मिक। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं चमत्कारिक शब्द गलत है, सभी कह रहे हैं गलत, लेकिन अब आएगा असली मजा, ये शुद्ध है। क्योंकि अब आप लोग सोच गए, सोचो ये कैसे बना होगा, सोचो आप अभी कहां हैं, चमत्कार में एक जुड़ा भैया, चमत्कार में एक, और अगर प्रत्यय में जब पढ़ाऊंगा और तब जवाब नहीं मिले तो फिर उड़ा दूंगा। चमत्कार में एक जुड़ा तो कहां आएगी वृद्धि, ए में जुड़ा था ना, तो ए का क्या कर दिया था, आ, वृद्धि करनी है, वृद्धि। चमत्कार का क्या हो जाएगा, चमत्कार, चमत्कार, ठीक है। और एक क्या बोलोगे, चमत्कारिक, आ तो ये वाला आ हो गया और रिक जुड़ गया, तो भैया शब्द शुद्ध है। आया मजा, गलत करके मजा आया नहीं आया। भौगोलिक लिख लेना इस बात को, प्रत्यय में भी सिखाऊंगा, बड़े गौर से सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, आखिर विशेषज्ञ जो बनाना है। भौगोलिक क्या होता है, भूगोल प्लस इक होता है, भूगोल प्लस इक होता है। जो ये ऊ है ये हमेशा ओ में बदल जाएगा, भूगोल में जुड़ा तो देखो परिवर्तन कहां आया, ओ। भौगोलिक शब्द एकदम शुद्ध। संविधानिक शब्द, इसको बताओ ये शुद्ध है या नहीं है, इसको बताओ।
अब इस पर आ जाओ, यस और नो। अब मैं बोलूंगा जी सारे शब्द मेरे शुद्ध आ रहे थे। आध्यात्मिक भी आप लिख चुके होंगे अब आप लोग। चलो भाई आगे। संविधानिक कैसे बना होगा? भाई ऐसे ही तो बना होगा, संविधान में एक प्रत्यय जुड़ा होगा भैया जी, एक। अब एक जुड़ा होगा तो वृद्धि कहां होगी? यहां बढ़ेगा कुछ। क्या बढ़ा हुआ है वाक्य में? नो, बढ़ा हुआ नहीं है, गलत है, गलत है। आपको अपनी कॉपी में सिर्फ शुद्ध शब्द लिखने हैं, शुद्ध। आपको ये फंडा कुछ नहीं लिखना। जिसको समझना वो लिख लेना बेशक से, अच्छा बच्चा मत लिखना। उसकी नजर होनी चाहिए शब्दों पर, सही कैसे लिखा जाता है। तो क्या बोला मैंने? भूगोल प्लस एक। तो ये होता है, ये गलत लिखा हुआ है, इसका होगा आ जाएगा। संविधानिक शब्द होता है भैया, संवैधानिक नहीं, संविधानिक शब्द होता है। वैज्ञानिक विज्ञान प्लस एक से बनता है, ई का दीर्घ ए बन जाता है, विज्ञान प्लस एक। जैसे एक शब्द होता है निदान में, मैं एक जोड़ूंगा, निदान में एक जोड़ने पर, एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या होता है? ये नैदानिक हो जाता है। क्या हो जाएगा? नैदानिक हो जाता है। ऐसे ही विज्ञान में एक जोड़ने से वैज्ञानिक हो जाता है। साहित्य में एक जोड़ूंगा, ये शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है एकदम। गलत कौन सा रहा इसमें? बोलो, सातवां गलत रहा। साहित्य प्लस एक। पढ़ा कुछ पल्ले भैया? मजा आ गया होगा। तो याद रख लेना, इक जब दिखे तो वृद्धि होनी जरूरी है। ई वाले में आई बनेगा, ई वाले में आई बनता है। ई वाला जैसे ये है, इसमें आई बनेगा। ऊ वाले में औ बनता है, ऊ वाले में है, ऊ वाले में ओ। एक और उदाहरण बताओ ना, उद्योग में इक जोड़ करके देखो। भूगोलिक वाले को देखो, इसको, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। उद्योग में इक जोड़ करके देखो, इक, ऊ है, ओ बन जाएगा। औद्योगिक शब्द सही होता है, औद्योगिक कोई शब्द नहीं होता। ये औद्योगिक शब्द एकदम सही है। टेप दो कॉपी में। तो ऊ का क्या बनता है? ऊ का ओ बनता है, ओ। ई का क्या बनता है? दीर्घ ए। और अगर सीधा सीधा है तो आ जुड़ जाएगा, आ जुड़ जाएगा। अध्यात्म का आ, चा, सा है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? चलो चलें भैया आगे। भास्कर, भैया गलती मत करना, भास्कर शब्द एकदम ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, बहुत जगह ऑप्शन में आएगा, गलत है। मिथिलेश कुमारी को ऐसा आता पेपर में लिख के, मिथिलेश कुमारी, वो भी बताऊंगा पेपर में पूछे कैसे कैसे गए। मिथिलेश कुमारी ऐसे आता है, गलत कर देना। सही है, सही है। कौशल्या सही है, दोनों कौशल्या सही है। हाँ जी, अगर दोनों ही ऑप्शन में आ गए, पहली बात तो आएंगे नहीं कभी, आए भी तो शय वाले सलजम को प्राथमिकता देना। दधीची, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भैया, इन मात्राओं में आप कंफ्यूज होते हो। दधीची, ठीक है। ऐसे ही शब्द होता है एक प्रतीची। तो अब आप कहोगे जी प्रतीची में क्या ऐसा होता है? नहीं, प्रतीची में बड़ा होता है, ठीक है। प्राची होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। दधीची याद रख लेना, दधीची की दोनों मात्राएं सटी हुई हैं, सटी हुई हैं, ठीक है भैया। अब नमस्कार भी कोई पूछने की चीज है यार, इसको पूछ रहा नमस्कार को, ऐसे लिख दूं क्या नमस्कार को? इसको छोटा सा बच्चा बता देगा। नमस्कार होता है नमेधनकार। विसर्ग संधि के सारे उदाहरण पढ़ चुके होगे आप, और मैं विसर्ग संधि तुम्हें वहां पढ़ा रहा होता तो उड़ा देता तुमको अब तक। तो तुम्हें विसर्ग संधि पढ़ने के बाद भी शायद पूछ रहे हो। वांग में, पहली बात तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? साहित्य, लिटरेचर को बोलते हैं वांग में। क्या ये सही लिखा हुआ है? हाँ जी सही लिखा हुआ है, बस ये टाइपिंग एरर थोड़ी सी हो गई है, इसको लिख लेना। वाह, देखो हलंत लगाएंगे हमेशा, और इसके आगे आता है, इसको बोलते हैं अंगा। तो क्या होता है? वांग में होता है। क्या होता है? वांग में। लिटरेचर यानी साहित्य को बोलते हैं वांग में। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ भी पूछ सकता है परीक्षा में आपसे। तो वांग में किसको बोलते हैं? लिटरेचर यानी कि साहित्य को। ये इसका शुद्ध शब्द है। पौरुष, ये सीखने की चीज है। मैंने बोला
किसी भी शब्द में जो ऊ होते हैं, ध्यान से देखो, इसमें तो घुंडी नहीं है, इसमें घुंडी नहीं है, इसमें भी कोई घुंडी नहीं है, और इसमें घुंडी है। क्यों? ऐसा क्यों? जो बड़ा बोले वृद्धि में रूप, अरे इसको क्या ऐसे बोल दो, तेरा रूप बहुत अच्छा है, तेरा रूप बहुत अच्छा है, चांटा लगा देगी भैया। ऐसे बोलना, आपका रूप बहुत अच्छा है? सर जी हमारी मम्मी जी का नाम है मिथिलेश, भैया आंटी जी का नमस्कार है ना। रूप आपका, ऐसे भागते में बोल दोगे क्या उसको, आपका रूप अच्छा है जी, क्या है कि जा जा चला जा। तो पौरुष, अब इसको ऐसे बोलने लगू, पौरूस, ओहो गड़बड़ हो जाएगी। जो छोटा बोलना है उसको बिना घुंडी के खत्म कर दो चुपचाप। पुरुष होता है पुरुष, पुरुष को क्या मैं ऐसे बोलूं, पुरुष, भैया दो पुरुष आ रहे हैं, पुरुष ना, पुरुष, पुरुष जो जल्दी खत्म करना है उसको छोटे बिगर घुंडी के लिख दो। ओके जी, चलो भैया, तो क्या बोलेंगे इसको, तो पुरुष में भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो जब आपको पुरुष ही पता है लिखना, तो पौरुष में लिखने में क्या दिक्कत आई भाई। पुरुष में छोटा ऊ, पौरुष में छोटा ऊ, पुरुष में छोटा ऊ है, रुपया में छोटा ऊ, रूपिया थोड़ी होता, रुपया, फटाक देसी खत्म करो बात को। रूप, रूपवान, रूपवान में बड़ा ऊ आएगा। रूपवती, तो रूपवती, तो आपको एक वर्ड क्लियर हो गया, रूप। इसके दम पर तुम बहुत कुशल विद्यार्थी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो ये सब सही है, इस पेज के हमारे सारे शब्द एकदम सही हैं, वांग्मय को हमने लिख चुके हैं भैया। आगे आ जाओ। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान ये तो संधि हो गई भैया। पुनः धन उत्थान आपने पढ़ी होगी, पुनः, पुनर भी बोल सकते हैं, पुनः धन उत्थान आप लोग इसको सीख चुके होंगे कि विसर्ग में आप रे का इस्तेमाल भी अगर संधि में करते हैं तो वो उचित माना जाता है। पुनर्धन उत्थान, तो कैसा ऊ है, छोटा ऊ, तो छोटे ऊ में घुंडी थोड़ी आएगी, इसका मतलब भैया जी ठीक लिखा हुआ, कभी पता चले घुंडी वाला बना दो। उत्थान, उत्थान में कैसा, छोटा ऊ, तो घुंडी मत लाना, है ना। हिरण्यकशिपु बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके लिए विकल्प में आता है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, और हम इसी को लगाते हैं, हम भी इसी को समझते थे पहले, लेकिन हमें बाद में पता चला हिरण्यकशिपु शब्द है। रचयिता को ऐसे दे देता कई बार, रचयिता, विकल्प में ऐसे दे देगा रचयिता, गलत है सब, आपको पैनी निगाह से देखना होगा, रचयिता होता है। क्या होता है, रचयिता होता है। रुपया का संधि विच्छेद बता दो, तेरा मुंह पर बोर्ड फेंक के मारूंगा लाला, है रुपया का संधि विच्छेद होता होगा कहीं, अबे डंगर, भैया रोटी खाता है या ज्वार बाजरा खाता, जई बरसम खाता है, कह रहा रुपया का संधि विच्छेद होता नहीं। अभी आपको ये पता होना चाहिए ना, अब मैं आपसे ये कह लगूं, नल का संधि विच्छेद बता दो मुझे, हबे पागल है, इसका संधि विच्छेद कैसे हो जाएगा। सभी शब्दों में संधि नहीं होती, सभी शब्दों में समास नहीं होता, सभी शब्दों में उपसर्ग नहीं होता, सभी शब्दों में प्रत्यय नहीं होता। पहले चुनाव करो, अच्छा क्वेश्चन पूछो। कवयित्री भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो ये इंपोर्टेंट तो मैं आपको सारे जो लिखा रहा हूं सारे महत्वपूर्ण है, फिर भी छोटी परीक्षाओं में कवयित्री बहुत पूछा जाता है भाई। तो कवयित्री को कैसे याद रखें, इसको ऐसा दे देता, कवयित्री दे देगा आपको विकल्प में, कवयित्री, तो याद रख लेना छोटी ई ये पर है और फिर त्रै पर बड़ी ई, समझ रहे हो, कवयित्री होगा चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, कवयित्री होगा। दीपिका एकदम ठीक है, पगलू बच्चा होता कोई कोई, उसको तो झेल लेना चाहिए ऐसे एक दो बच्चे को। चलो भाई, स्वच्छंद में व्यंजन संधि क्यों है, बच्चा मैं वर्त नहीं पढ़ा रहा हूं, काश मैं पढ़ा रहा होता संधि तो बताता, 6 के नियम, सच्छास्त्र वाले नियम, कि अगर से की स्थिति होती है तो से धन छास्त्र होता है, ऐसी स्वच्छंद में स्वधन छंद होता है, च का लोप हो जाता है ऐसी संधियों में, इसीलिए वो क्या है, व्यंजन संधि है, इसलिए है लाला। इसको बच्चे मिलता है अनाधिकार। टॉपिक पर आ जाओ, टॉपिक पर, संधि पर मत भागो रे, तुम ऐसे हो
तुम ऐसे हो, मान के चलो तुम्हारी शादी हो रही है, आपकी दुल्हन इधर बैठी हुई है, आपके फेरे पड़ रहे, अब मान के चलो दुल्हन आपकी तरफ ना देख करके किसी और को तकने लग जाए, है? बारात में आप गए हो कोट पैंट पहन के, और दुल्हन देख रही है जो आपके पीछे चल रहा कोई, उसको, बड़ी गलत बात हो जाएगी। जहां फोकस होना चाहिए वहीं उचित होता है, उसके अलावा फोकस हटाने में तो भैया क्या कहते, कुछ नहीं रखा इन बातों में, घेर के घर हो गए रातों में। तो यहां फोकस करो। अनधिकृत, तो भैया कभी भी अना शब्द का इस्तेमाल मत होना, इसमें भी बच्चे ऐसे ही करता, अनाधिकृत करता है, अनाधिकृत है, तो अनाधि नहीं अनधिकृत होता है, अनधिकार होता है। क्यों जी? तो तोड़ लो ना बच्चे, आपने संधि पढ़ी, अन प्लस अधिकार, अन प्लस अधिकार होता है, और अन उपसर्ग में न में हलंत होता है, व्यंजन को दर्शाता है। और जब कभी भी स्वर में, एक अच्छी बात आपको सिखाऊं, बहुत गहरी बात है, समझना, कै में कै हलंत और ए होता है। भाई वर्ण है ये, एक वर्ण में क्या होता है, व्यंजन होता है और स्वर भी होता है, हैं जी? ए को जब मैं इसमें शामिल करूंगा तो इसका हलंत खत्म करके कै बना देता है, इधर चलें तो टूटता है, व्यंजन में हलंत लगता है, इधर चलें तो जुड़ करके खत्म हो जाएगा। जैसे खेमे में इसका हलंत कैसे खत्म करूं, एक स्वर जोड़ दूं, खे बन जाएगा, खे। तो जैसे ही ये ए जुड़ता है संधि में, इस ने में, इसका जो ये हलंत है ये खत्म हो जाता है। किसने खत्म करा जी? ए ने, यहां भी ए ने, तो ए का अपना जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए कभी आ का डंडा मत लगाना, इसको बोलते हैं बचा क्या, जो बचा उसको लिख दो, ये इसका नियम है। तो इससे अच्छा इतने गहरे नियम सीखो कि सीधा पता कर लो जी, अनधिकार होता है। समझे बच्चे? आध्यात्मिक अभी बताया, अध्यात्म प्लस इक, यहां बढ़ गया, इक जुड़ा ना, तो इक जुड़ने पर क्या बताया प्यारे दोस्त? मैंने आपको बताया इक जुड़ने पर आ हो जाता है? चलो भाई, अनुचित, ये तो बच्चे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वर्तनी का, लोग ऐसा करते हैं, इसको कहीं भी 50 जगह देख लेना आप, ऐसे लगाए सीट पे ये, भैया कवित्री ऐसा लिखा जाता, ऐसे रचयिता ऐसे, अंधिकार ऐसे ऐसे, बच्चे देख लेना, ऐसे ऐसे नहीं, कोशिश करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। मिष्टान, ओहो, सही है या गलत, यस और नो? भैया गलत है, गलत है मेरे लाल, मिष्टान को रट लो, बहुत सारे तो रटने पड़ेंगे, मिष्टान ऐसे लिखा जाता है, दो ने आएंगे बाद में, मिष्टान्न होता है। इसमें ठे लिख करके बहुत देता है, ठे ये देता मिष्ठान, जो बच्चा, क्योंकि हमने हलवाई की दुकान पे यही देखा लिखा हुआ और हम धोखा खा जाते हैं, उस हलवाई, अनपढ़ हलवाई ने हमारे साथ धोखा कर दिया। तो कभी मत लिखना, मिष्ठान नहीं होता लाल, लाल एंड लाली गलत हो जाएगा भैया, तो मिष्ठान नहीं होगा, है ना, मिष्टान होता है। अक्षुण, क्या ये शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, इसका अर्थ भी पता होना चाहिए आपको। अखंडित मतलब जो खंडों में विभाजित ना हो, जो टूटा हुआ ना हो, जैसे खंडित मूर्ति बोलते हैं, भैया इसको गंगा जी में सिला दिया लाला, अब ये जो खंडित जो मूर्ति होती है उसकी पूजा नहीं करते। अखंडित जो टूटी हुई नहीं, अक्षुण, हम भारत की अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, इसका क्या अर्थ है? हम उसको क्या करेंगे, क्या बोलोगे? अखंडित रखेंगे, टूटने नहीं देंगे, अखंड भारत। अक्षुण्ण का अर्थ होता है, और अक्षुण्ण ऐसे ही लिखा जाता है। अनुदीत शब्द, अनुदीत तो बड़ा अच्छा उदाहरण है, अन प्लस उदित, बड़ा ऊ हो जाता है, अनुदीत एकदम ठीक लिखा हुआ है। सर जी विलोम शब्द की क्लास नंबर 4 नहीं चल रही है, बच्चा मैंने करवाई नहीं है 4 क्लास, कहां से चल जाएगी? अबे शक्तिमान, अहिल्या बच्चे, क्लास ही मैंने 3 करवाई है, चौथी क्लास चल कहां से जाएगी? प्यारे दोस्त, अहिल्या होता है, अहिल्या, अहिल्या कभी मत करना, अहिल्या होता है। अंतर ध्यान, बहुत सा बच्चा इस शब्द को ऐसे करके आता है, अंतर ध्यान, तो क्या होगा? अंतर्धान होता है। अब आ गया ये रे, अब इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, इस पर भी तो विचार करो। तो भैया जैसे मैंने बोला कर्म, मेरी बातों को समझना,
कर्म। तो ये रे किसके बाद बोला, बोलो कर्म। कर्म के तो बाद में, और किससे पहले, कर्म में से पहले बोला। तो ये जो ऊपर वाला रे होता है इसको बोलते हैं आधा रे। कैसा रे है ये, आधा रे। इसी को रे का रेफ रूप कहते हैं, रेफ रूप। रेफ ऐसे याद कर लेना, रूफ, रूफ माने छत, और छत कहां होती है, ऊपर। तो रेफ रूप भी ऊपर ही होता है रे। तो हमेशा जिस पर लगा रहता है उससे पहले बुलता है। पहले भी किससे, व्यंजन से पहले बुलता है, स्वर से पहले नहीं, व्यंजन से पहले बुलेगा। जैसे देखते हैं कुछ जगह इसको कहां कहां होता है। ये तो समझ गए भाई, धर्म हो गया। क्या हो गया, धर्म हो गया। एक शब्द आता बड़ा इंपॉर्टेंट, आशीर्वाद। तो ये सही है या गलत है, बोल के देख लो ना। मैंने बोला ये रे किससे पहले बुलेगा, स्वर आ गया ये, इससे पहले तो बुलता नहीं है। व्यंजन से पहले बुलेगा, तो फिर व्यंजन ढूंढो। व्यंजन आ गया से, व्यंजन क्या आ गया भैया जी, श आ गया। हाँ जी ठीक है। ओहो ये तो सफेद तो बोर्ड ही है, इतना गलत कैसे, श। तो किससे पहले बुलेगा, ये वाला रे इस से पहले बुलेगा। तो बोल करके देखना फिर इसको। ये तो ये हो जाएगा आरसीवाद। आरसीवाद थोड़ी होता है, गलत हो गया रे। तो सही कैसे कर दूं, तो ये रे यहां से हटाओ और इसको ऐसी जगह पहुंचाओ जहां ये अच्छा बोला जाए। तो क्या बोलना था शब्द, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद, वैसे पहले रे की आवाज आनी चाहिए। वो कब आ सकती है, यहां वे पर लगा दूं क्या, जब अगर एक साथ व्यंजन और स्वर लगे हुए हैं तो हमेशा व्यंजन के ऊपर रे लगता है। समझ रहे हो, जैसे कर्म में तो मैं पर लगा दिया मैंने, लेकिन शब्द होता कर्मा, तो मैं क्या रे पर लगाता इसको, नहीं, मैं इसको स्वर पर लगाता। तो अगर स्वर और व्यंजन दोनों हैं तो ये रे किस पर लगता है, हमेशा आ के डंडा यानी स्वर पर प्रयोग होगा। कभी बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ होते हैं वो ये कहते हैं भैया जी ये बताओ, बुल तो यहां भी जाएगा, आशीर्वाद इससे पहले बता रहे हो, लेकिन भैया व्यंजन पर लगता ही नहीं है। गलत गलत गलत, ये सही है। समझ गए बात की गहराई को, हैं, बहुत बढ़िया। सही बोला सारे बच्चों ने कि वो गलत है, अच्छे स्टूडेंट हो आप। बस क्षमता होती है भैया, छात्र, हर छात्र अच्छा होता है, हर छात्र अच्छा होता है। जरूरत होती है कि छात्र के अंदर जो जिज्ञासा पैदा कर दे वो तो अध्यापक, जो छात्र को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि हां ऐसा होना चाहिए। जब छात्र खुद से प्रश्न करने लग जाए, सोचे क्या ऐसा नहीं हो सकता, तब अध्यापक मानो। और अगर छात्र के अंदर जिज्ञासा का गुण पैदा हो जाए तो फिर वो अपने आप उन्नति की ओर चला जाता है। अनुगृहीत, बच्चे कई बार हम लोग करते हैं अनुगृहीत, ऐसे लिख देते हैं इसको, नहीं, अनुग्रह करना, किसी से बोलना कुछ, अनुग्रह। तो अनुगृहीत एकदम शुद्ध शब्द है। तो अंतर्धान को अब बोल के देख लो हमेशा, तो अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान। ठीक है भैया, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। चलो, ये अंतर्द्वंद क्या अलग अलग लिखा रहता है, नहीं, ये गलत हो गया भाई। एक साथ लिखो इसको और बोल के देख लो अब कहां लगाना है। अंतर, अंतर रे की आवाज आनी चाहिए। क्या यहां कोई स्वर था, नहीं था, तो इसके ऊपर लगा दो। अंतर्द्वंद्व, द्वंद्व होता, द्वंद्व बोल देते हैं बहुत सारे लोग। कुछ तो इसको देखो ऐसे दीगू बोलते हैं, दीगू। अरे दीगू थोड़ी है यार, वे कहां छोड़ गए तुम, द्विगु, द्विगु होता है, द्विगु ये होता है, दो गायों का समूह। अंतर द्वंद्व होता है, क्या होता है, द्वंद्व होता है, क्या होता है, द्वंद्व होता है। ठीक है, दे वे फिर वे आएगा। अंतरराष्ट्रीय एकदम सही लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है। तो अब बोल के देख लो ना। अब मुझ पे लिखना नहीं आता, मैं कैसे लिखूं भैया इसको, ये लो, ये तो लिख सकते हो अंत और राष्ट्रीय। राष्ट्रीय तो सब पर लिखना आता होगा, अंत लगा दिया। दिक्कत आती है अंतरराष्ट्रीय में रे कहां लगाऊं। अब आप सीख चुके हो बच्चे, लगाओ। क्या यहां लगा दूं, है देखना बोल करके, यहां बोलेगा फिर ये
अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतर, अंतर मैं इस पर लगा दूं क्या भैया इसको यहां पर? ओहो, क्या भैया जी आप कहें तो मैं इसको यहां पर लगा दूं जी, तब तो भूल जाएगा। अरे अभी नहीं बताया, स्वर पर लगता है ये, स्वर पर कहां लगता है? स्वर पर। तो कहां लगाओ इसको? वॉविल के ऊपर चिपकाओ भैया, वॉविल के ऊपर। आ एक वॉविल है तो उस पर ही चिपकेगा, है? बहुत बढ़िया। अंतरराष्ट्रीय होता है, अंतरदेशीय बोल लो। अब क्या मैं ये लिख दूं बच्चे, अंतरदेशीय, देशीय, यहां लगा दूं क्या रे को? है भाई? तो क्या बोलोगे? नहीं भैया जी अब तो समझ चुके। अंतरदेशीय देशों को, अंतरराष्ट्रीय दो राष्ट्रों के बीच को जोड़े, ठीक है? अंतरदेशीय दो देशों के बीच में तो अंतर आएगा, तो अंतर के लिए तो भैया जी अंतर, रे की आवाज तय के बाद तो पहले लगा दो। यहां स्वर होता कोई तो उस पर लगाते। क्यों भाई? इतनी छोटी सी बात में ध्यान से देखना। नहीं समझ में आया किसी के तो क्या पढ़ाया? जो नहीं समझ में आया होगा ना बच्चे अब भी, तो भैया देख लेना क्लास को एक बार, जरूर समझ में आ जाएगा। बड़ी बारीक चीजें बताई हैं। अब आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, अपने शब्द ज्ञान को मजबूत करते रहेंगे, और जिस दिन ग्रामर पे आ जाएंगे, ग्रामर को पलट के फेंक देंगे बच्चा, हम मिलके पलट के। मैं ये कह रहा हूं, मैं जिस दिन क्लास में खड़ा हुआ मैंने एक वादा किया आप लोगों से कि हिंदी 37/37 तो छोड़ो, एक तरफ रख दो, वो तो हो गए सिक्योर। बात है मैं आपको उस लेवल पर पहुंचा दूंगा कि आप सिखा पाओगे, आप अध्याय, चलो ये बात तो कहनी गलत है, ठीक है? ओके, अपना ध्यान रखना, मिलेंगे कल की क्लास में। ओके, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, और हमेशा शब्दों को सही लिखने की कोशिश करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।